नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में स्टडी की थी। इस लेक्चर में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, सपोज अगर दो बॉडीज हैं ए एंड बी, ए बी पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है एफ ए टू बी, और बी ए पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है एफ बी ए, तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। लेकिन डायरेक्शन दोनों के अलग अलग होंगे, और इसी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए एक माइनस साइन का हम यूज कर लेंगे। So, according to third law of motion, if a body exerts a force on some other body, then the second body exerts a force of same magnitude on it. But in opposite direction. कहने का सेंस ये है कि अगर कोई बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो उतना ही फोर्स बॉडी बी ए पर भी एक्सर्ट करेगी, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी ए ने जो बी पर फोर्स लगाया, अगर हम उसे एक्शन फोर्स कह लें, उसे हम कह लें एक्शन फोर्स, तो जो फोर्स बॉडी बी ने ए पर एक्सर्ट किया उसे हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स ये कुछ इस तरह से होगा कि जो फोर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं दे विल बी सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स बी पर एक्सर्ट कर रहा है तो बी भी 5 न्यूटन का ही फोर्स ए पर एक्सर्ट करेगा, यानी कि दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट जो है आउटसाइड जाता है, लेकिन उसी वक्त हमें झटका लगता है और हमारा शरीर पीछे की तरफ आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बुलेट फायर हुआ, गन रिकॉइल करती है, बैकवर्ड रिकॉइल करती है, और एक रिएक्शन फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ। सो व्हेन अ गन इज फायर्ड, the bullet goes out due to the force applied on it through the trigger.
ट्रिगर से जो हमने बुलेट पर फोर्स लगाया वो फोर्स होगा हमारा एक्शन फोर्स, वो फोर्स होगा एक्शन फोर्स। उसी टाइम में गन क्या करेगा, रिक्वाइल करेगा, बैकवर्ड आएगा। द गन रिक्वाइल बैकवर्ड ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स। in the opposite direction. Therefore, the gunman feels a jerk on the shoulders. So this gives a backward jerk to the shoulder of gunman. यानी कि बुलेट आगे की तरफ जाएगा ड्यू टू एक्शन फोर्स और गन रिक्वाइल करेगा पीछे की तरफ ड्यू टू रिएक्शन फोर्स, और जिसकी वजह से गनमैन को एक जर्क यानी एक झटका फील होता है। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का एक छोटा सा स्टेटमेंट भी है, टू एवरी एक्शन there is a equal and opposite reaction। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें कि सपोज हम कभी कभी दौड़ते हुए जाते हैं और दीवार से टकरा जाते हैं। जैसे ही हम दीवार से टकराते हैं हमें भी अपने ऊपर कुछ फोर्स फील होता है, यानी कि कुछ फोर्स हम दौड़ते हुए गए और दीवार पर एग्जर्ट किया और दीवार ने भी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर एग्जर्ट कर दिया, तो हम हर्ट फील करते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का। अब हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम neither created nor destroyed the total momentum of the system remains conserved। यानी कि किसी भी सिस्टम के मोमेंटम को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और जो टोटल मोमेंटम सिस्टम का होता है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम समझेंगे टू बॉडी कोलिजन प्रॉब्लम से समझेंगे। टू बॉडी कोलिजन प्रॉब्लम, कोलिजन मीन्स दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करें या इम्पैक्ट करें, तब हम कहेंगे कि कोलिजन हुआ। दो बॉडीज़ आपस में इम्पैक्ट करें या इंटरेक्ट करें तो कहेंगे कि कोलिजन हुआ दोनों बॉडीज़ के बीच में। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया, टू बॉडीज़ ले लिए M1 एंड M2। अभी इनके बीच में कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे से टकराए नहीं हैं, इम्पैक्ट नहीं है या इंटरेक्ट नहीं है। सपोज इनकी इनिशियल वेलोसिटी, सपोज ये बॉडी ए और इसे कह ले बॉडी बी, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज को कह ले u1 एंड u2। ये इनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं u1 एंड u2। ये केस है हमारा बिफोर कोलिजन।
दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और आफ्टर सम टाइम दोनों का इंटरेक्ट हो गया या दोनों इम्पैक्ट कर गए। इम्पैक्ट मीन्स एक दूसरे से टकरा गए। सपोज इम्पैक्ट के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज करेगी। सपोज वेलोसिटी हो गई v1 एंड v2। इम्पैक्ट के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं या अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ये केस सपोज हमने मान लिया आफ्टर कोलिजन। तो ये दो केसेस हमने ले लिए, दो बॉडीज़ ले ली ए बी। ये हमने बिफोर कोलिजन देखा कि उनकी जो वेलोसिटीज़ थी u1 एंड u2, और आफ्टर कोलिजन हमने देखा कि जो वेलोसिटीज़ हो गए v1 एंड v2। अब हमें ये चेक करना है कि क्या जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है क्या वह इक्वल है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। यानी कि जो कोलिजन है, जो मोमेंटम है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, या कुछ चेंजेज आते हैं, ये हमें चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स क्या होंगे, एफ ए बी एंड एफ बी ए। ये इक्वल होना चाहिए माइनस एफ बी ए। यानी कि जितना फोर्स ए ने बी पर एग्जर्ट किया ठीक उतना ही फोर्स बी ए पर एग्जर्ट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। तो हम ये एफ ए बी और एफ बी ए, यही दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। इन्हीं दोनों चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। ये तो हो गई थर्ड लॉ की बात। मोमेंटम में सेकंड लॉ का भी बहुत ज़्यादा यूज है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सेकंड लॉ का भी बहुत ज़्यादा यूज है। ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड लॉ से। सो लिख लेते हैं कि लेट टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m1 and m2 having initial velocity u1 and u2 before collision or impact, and let after collision or impact velocity becomes v1 and v2। तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटीज़ थी u1 u2 और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी जो हो गई v1 एंड v2। तो सबसे पहले हम एफ ए बी कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर फोर्स exerted on B due to A, F A B is equal to ये m1 इंटू a1। m1 से m2 पर जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू a1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए, उससे हमने कैलकुलेट किया। सो दिस विल बी इक्वल टू m1 इंटू a1, यानी कि एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी v1 माइनस u1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेम कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी। एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी, एफ बी ए इज इक्वल टू m2 इंटू a2।
F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करेंगे हम यहाँ पर। m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ हमने क्या यूज किया है, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पर हमने यूज कर लिया। अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी कि जो एक्शन फोर्स होगा वो रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। माइनस साइन डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ हमने एक माइनस साइन प्लेस कर दिया। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, जो वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है एफ ए बी की, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। दोनों साइड से t जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, m1 मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा है, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। या इसे हम रीअरेंज करें, रीअरेंज करके इसे हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसे हम रीअरेंज करके ये लिख सकते हैं। ये जो m1 u1 प्लस m2 u2 है, ये देखें क्या है, मोमेंटम मास इंटू वेलासिटी, मीन्स ये मोमेंटम के ही चारों टर्म्स हैं। मास इंटू वेलासिटी मीन्स मोमेंटम के ही चारों टर्म्स हैं। ये अगर हम चेक करें तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, u1 u2 जो है वेलासिटीज हैं बिफोर कोलिजन, तो ये टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और ये किसके इक्वल है, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल है। क्योंकि v1 और v2 क्या है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज, तो ये टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यही हमें दिखाना था कि जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है या चेंज नहीं होता है। देयरफॉर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, thus मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यहाँ हमने टू बॉडी प्रॉब्लम से ये दिखा दिया कि जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आते। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसी को हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह दिया। डिस्कस करेंगे इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स के बारे में, ये आप इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इम्पल्स को डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू टाइम से, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, इसी टर्म को कहा गया इम्पल्स। और किसी शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाए तो वह लार्ज चेंज, बॉडी में लार्ज चेंज प्रोड्यूस कर दे, तो उसे कहा जाएगा कि इम्पल्सिव फोर्स। जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो फोर्स कैसा है? इम्पल्सिव फोर्स। सो द फोर्स which acts on a body for a very short time, for a very short time, but produces a large change, a large change in the body, it's called impulsive force। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सपोज कोई 4 व्हीलर या ट्रक है और वो चलते चलते अगर किसी ट्री या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो क्या होगा? जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो तुरंत ब्रेक कर जाएगा, ट्री या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ब्रेक कर जाएगा। इस केस में हम कहेंगे कि जो 4 व्हीलर या ट्रक है उसने इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई कर दिया, यानी कि एक शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया कि जो सामने जो भी बॉडी उससे स्ट्राइक की उसने काफ़ी ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया या उसमें लार्ज चेंजेज आ गए, लार्ज चेंजेज आ गए। तो उस केस में हम कहेंगे कि बॉडी ने इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई कर दिया शॉर्ट टाइम के लिए, लार्ज चेंज। ऐसा फोर्स जो शॉर्ट टाइम के लिए लार्ज चेंज प्रोड्यूस करे उसे कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज वीडियो देखें।